हेलो व्यूअर्स, मैं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र, हरिहर महाविद्यालय उदा किशनगंज, पुनः आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आज मैं चर्चा करूँगा कि मुद्रा पूर्ति पर भारतीय दृष्टिकोण या आरबीआई का दृष्टिकोण क्या है। फिर मैं चर्चा करूँगा उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, हाई पावर्ड मनी क्या होती है। उसके बाद मैं मुद्रा गुणक की अवधारणा के बारे में चर्चा करूँगा। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मुद्रा क्या है, मुद्रा की प्रचलन वेग क्या होती है, मुद्रा की प्रभावशाली पूर्ति क्या होती है, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुद्रा पूर्ति पर भारतीय अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण। उससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की एक परिचय। ये है भारतीय रिजर्व बैंक, आप लोग जानते हैं हमारा केंद्रीय बैंक है। यही हमारे देश में करेंसी छापती है, मुद्रा की आपूर्ति करती है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अभी हेडक्वार्टर इसका बम्बई में है, पहले कलकत्ता में था। पहले प्रारंभ में ये एक निजी क्षेत्र का बैंक हुआ करता था, परंतु 1949 में राष्ट्रीयकरण के उपरांत यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। इस हमारे केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में विशेष रूप से जानने के लिए मैंने 2 लिंक यहाँ शेयर किया है, आप उसको एक्सेस करें। पूरा मटेरियल हिंदी में है, बेहिचक उसको एक्सेस करें और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानें। वहाँ आपको रिजर्व बैंक के उद्देश्य, कार्य, अभी से लेकर पुराने इतिहास काल तक के गवर्नर का कार्यकाल इत्यादि सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आज हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए मुद्रा पूर्ति पर केंद्रीय बैंक का क्या दृष्टिकोण है उसको देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो मुद्रा पूर्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण जानने से पहले एक मोटी बात मैं बता दूं कि मुद्रा पूर्ति से आशय क्या है कि अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की मात्रा। स्वाभाविक है कि कुल मुद्रा की मात्रा क्या होगी, तो वो मुद्रा जो पब्लिक के पॉकेट में है और बाकी जो बैंकिंग संस्थाओं के पास है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मुद्रा की कुल पूर्ति के बारे में हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि कितनी है। तो उसी को मुद्रा पूर्ति पर गठित द्वितीय कार्यकारी दल के द्वारा कुछ सिफारिश की गई उस 1977 में। तो उसी सिफारिशों को लागू करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक 70-80 के दशक से ही इस माप को अपना रही है, जो M1, M2, M3 और M4 के रूप में है। क्या है तो चलिए देखते हैं। M1 अर्थात मुद्रा पूर्ति 1 क्या है, इसको हम लोग संकीर्ण मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग शामिल करते हैं जनता के पास टोटल करेंसी जो है चलन मुद्रा, और बैंकों के पास जितनी डिमांड डिपॉजिट शुद्ध रूप में है उसे, और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमा राशि है उसे। इन तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो उसको हम लोग M1 बोलते हैं। और उसके बाद M2 क्या है, तो जब हम लोग M1 में डाकघर के बचत बैंक में जमा राशि को भी जब हम लोग जोड़ लेते हैं तो उसको हम लोग M2 बोलते हैं। M3 क्या है, M3 को हम लोग व्यापक मुद्रा बोलते हैं। व्यापक मुद्रा में हम लोग क्या करते हैं कि M1 में क्या करते हैं कि टाइम डिपॉजिट जितने हैं, फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा खाता, उनमें उपलब्ध राशियों को भी हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं। सावधि जमा खाताओं की राशि को हम लोगों ने M1 में शामिल नहीं किया था, वहाँ सिर्फ डिमांड डिपॉजिट शामिल किया था, अर्थात कि बचत खाताओं में उपलब्ध राशि। यहाँ हम लोग काल जमा राशियाँ अर्थात टाइम डिपॉजिट को शामिल करेंगे कि यहाँ M3 में। M3 क्या है, M1 प्लस बैंक के सावधि या काल जमा राशियाँ। ठीक है, एक गौर करेंगे आप लोग कि यहाँ M2 जो है
M1 प्लस डाकघर की जमाएँ हैं और M3 क्या है, M1 प्लस बैंक की सावधि जमाएँ। यहाँ M2 प्लस नहीं है, ये गौर कीजिएगा, बच्चे यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद M4 क्या है, M4 है M3 प्लस डाकघर के बचत संगठन के पास कुल जमा राशि, NSC को छोड़कर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं 4 जो भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति के माप के लिए अपनाया जाता है। तो M1 को हम लोग संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं और M3 को हम लोग व्यापक मुद्रा बोलते हैं। और इसी M1 और M3 का ही प्रयोग किसी भी नीति निर्धारण भारत के संदर्भ में जो होता है प्रयोग किया जाता है। M2 M4 को क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि M2 और M4 में गौर कीजिएगा कि डाकघर से संबंधित बचत को शामिल करने के कारण M2 और M4 को 70-80 के दशक से ही छोड़ दिया जाता रहा है। कारण ये बताया जाता रहा है कि यहाँ से डाटा जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता है, इस कारण M2 और M4 को नीति निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाता रहा है। अब तरलता की बात आती है कि कौन ज़्यादा लिक्विड है। लिक्विड तो आप लोग समझते हैं, लिक्विडिटी मतलब कि किसको तुरंत नगद मुद्रा में कन्वर्ट किया जा सकता है कोई भी सामान खरीदने के लिए। तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उससे कम M2 है, उससे कम M3 है और उससे कम M4 है। यही RBI का दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण है मुद्रा पूर्ति पर। वैसे मोटा मोटी मुद्रा पूर्ति है क्या, जो जनता के पास जो करेंसी है वो और बैंकिंग संस्थाओं के पास जो करेंसियां हैं वो करेंसी या मुद्रा, उनको आज के डेट में करेंसी ही, उसको अगर जोड़ लेते हैं तो कुल मुद्रा पूर्ति अर्थव्यवस्था की प्राप्त हो जाती है। उसी को हम लोग यहाँ 4 कॉन्सेप्ट में रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण के अनुसार हम लोग जानते हैं, मापते हैं और नीति निर्धारण में प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर मनी किसे कहा गया है। तो कहते हैं उच्च शक्ति मुद्रा जनता के पास की करेंसी और बैंकों के पास जो रिजर्व है, ठीक है, उसका योग है। मतलब हाई पावर करेंसी वो हुआ कि करेंसी जो भी है और प्लस रिजर्व जो बैंक खुद के पास रखती है या RBI के पास रखती है, उसका योग, उसको हम लोग हाई पावर मनी बोलते हैं। तो रिजर्व जो है 2 तरह का होता है, RR ER। RR क्या है, तो रिजर्व रेशियो, और ER एक्सेस रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो इस प्रकार हाई पावर मनी क्या हो गया, C प्लस RR प्लस ER। हम लोग हाई पावर मनी को RM अर्थात रिजर्व मनी प्रारक्षित मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। इसके निर्धारक तत्व क्या क्या हैं, तो जनता के पास मुद्रा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियाँ, बैंकों के पास मुद्रा, रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियाँ। आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है अन्य सभी कमर्शियल बैंक का बैंक होता है, सरकार का भी वो बैंकिंग करता है और कमर्शियल बैंकों के बैंक का भी काम केंद्रीय बैंक करता है। तो यहाँ मैं एक बात बता दूं कि RR जो है रिक्वायर्ड रिजर्व और ER जो है एक्सेस रिजर्व होता है। तो RR और ER में क्या अंतर है, तो RR जो है वो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित होता है कि आपको टोटल डिपॉजिट का इतना % अपने पास रखना है, इतना % RBI के पास जमा रखना है। तो उसको हम लोग रिक्वायर्ड रिजर्व RR के नाम से डिनोट करते हैं या जानते हैं। एक्सेस रिजर्व क्या होता है कि RR के बाद जो पैसा या जो मुद्रा बैंकों के पास बच जाती है, जिससे वो लेंडिंग का काम अर्थात लोन देने का काम, शाखा विस्तार का काम करती है या अपना बिजनेस करती है, उसको हम लोग एक्सेस रिजर्व के नाम से जानते हैं। उसे या तो शाखा विस्तार में बैंक प्रयोग कर सकती है या फिर RBI के पास एक्सेस डिपॉजिट के रूप में जमा
कर सकती है। ये बैंकों के ऑप्शनल होता है। दोनों का जो योग होता है उसको हम लोग टोटल रिजर्व बोलते हैं। तो टोटल रिजर्व प्लस करेंसी जो हुआ वो क्या हो गया, हाई पावर मनी हो गया। इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं कि मनी मल्टीप्लायर के साथ, मुद्रा गुणक के साथ। पहले मुद्रा गुणक देख लेते हैं होता क्या है। तो मुद्रा पूर्ति तो हम लोग समझ गए, टोटल करेंसी और डिपॉजिट, ठीक है। पहले यह देख लें कि इस अवधारणा से उच्च शक्ति मुद्रा एवं कुल मुद्रा पूर्ति के बीच के संबंध का पता चलता है। मुद्रा गुणक की अवधारणा से उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर मनी और मुद्रा पूर्ति के बीच के संबंध का पता चलता है। कुल मुद्रा पूर्ति अर्थव्यवस्था में कितनी है उसका पता चलता है इस मनी मल्टीप्लायर के माध्यम से। तो मुद्रा पूर्ति हम लोगों ने जाना कि C+D अर्थात करेंसी प्लस डिपॉजिट, ठीक। इस अवधारणा को हम लोग व्यक्त कैसे करते हैं कि मुद्रा पूर्ति और तो मतलब M और हाई पावर मनी अर्थात H के अनुपात के रूप में, ठीक है। तो यहाँ H क्या है, C+RR+ER, इससे पहले भी हम लोग देखे हाई पावर मनी। तो दोनों का अनुपात जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M/H, वो क्या हो जाएगा C+D अर्थात क्या M और C+RR+ER क्या हो गया H। इसको हम लोग मल्टीप्लायर छोटा स्मॉल m से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। तो M/H इक्वल टू क्या हो गया, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर हो गया। तो अब यहाँ हम लोग इसका रिलेशन देख लीजिए क्या है कि जब हम लोग मल्टीप्लायर को हाई पावर मनी से गुना करेंगे तो अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा पूर्ति कितनी है वो हम लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसको जानने के लिए जो इसका कंटेंट है मल्टीप्लायर का, इसको जानने के लिए हमको ये टोटल चीज़ चाहिए। टोटल करेंसी कितना है अर्थव्यवस्था में, टोटल डिपॉजिट कितना है, फिर टोटल रिजर्व रेशियो कितना है, एक्सेस रिजर्व रेशियो कितना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि बैंक क्या करती है कि निश्चित अनुपात में ही रिजर्व बैंक के पास या खुद के पास डिपॉजिट का अपने पास रखती है भाग, निश्चित अनुपात में, जो RBI निश्चित कर देती है। तो बैंकों से हम लोग वो अनुपात का डाटा ले लेते हैं और जो चीज़ RBI ने निश्चित कर दिया वो तो निश्चित है ही। तो डिपॉजिट से अनुपात ले लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिया है C/D प्लस D/D बाय C/D प्लस RR/D ER/D। तो सभी का जो डिपॉजिट से अनुपात है उसको हम लोगों ने C/D को CR से डिनोट कर दिया, D/D तो 1 हो गया। उसके बाद CR ले लिया C/D को, जो ऊपर ही मैंने लिखा था, प्लस RR ऑफ R, ठीक है, ER ऑफ R, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इससे आसानी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति मतलब मल्टीप्लायर और हाई पावर मनी को गुना करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। या नहीं तो हाई पावर मनी कितना है ये भी जान सकते हैं अगर टोटल मुद्रा पूर्ति में हम लोग मल्टीप्लायर से भाग दे दें। ये यहाँ देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप करके देखिए, आराम से आप कर पाएंगे और निष्कर्ष पे पहुँच पाएंगे, आसानी से समझ भी जाएंगे। तो इसको एक बार आप लोग, मेरा अनुरोध है कि आप लोग एक बार इसको खुद से करके देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन तीनों अवधारणाओं को समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।